मैं आपको इफ़ यू गो टू मून और यदि मैं आपको वहाँ पर बोलूँ कि फुटबॉल खेलिए, इज इट पॉसिबल टू प्ले फुटबॉल ओवर मून? अभी हमारे इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ में कैसे हैं? तो ये आर्थिक विकास कहाँ दे रखा है, सामाजिक और आर्थिक कहाँ दे रखा है संविधान में? मैम आर्थिक जो अभी हमारा सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? कर के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए सरकार ने जो फ्यूल वाला जो था कॉन्सेप्ट उसको बंद कर दी, उस पॉलिसी को। अभी लाडली बहना योजना है, फ्री बीज सरकार देती, सब लोग फ्री ताकि डिसीजंस हैं, तो कैसे आपको फिर काम करना? दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यटन स्थल, दूसरा शब्द होता है तीर्थ स्थल। दोनों में फर्क क्या होता है? मैं कमिंग गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर एंड गुड आफ्टरनून थैंक यू। यस मिस्टर राहुल, जी सर। you being a mechanical engineer, यस सर। passed out in 2015, यस सर। almost 9 years now. यस सर। For these 9 years, what were you doing? सर आई एम फर्दर स्टडिंग फॉर माय मास्टर्स। आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस MA. Okay. Then I am sincerely prepare for civil service examination. So, does it mean that you are no more interested in mechanical engineering? No sir, that is not like that. पहले तो कंफर्टेबल हो जाओ राहुल, जी है ना? हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कंफर्टेबल? सर मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल। हिंदी। ओके। तो क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप परस्यू नहीं करना चाहते हैं आगे, इफ यू गेट अ चांस? सर मेरा कोर इंटरेस्ट सर बाद में सिविल सर्विस की तरफ हो गया सर, इसलिए सर मैंने मास्टर्स भी जो है अपना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अच्छा जी। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक कंसेप्ट है फ्रिक्शन। जी सर। देयर मस्ट बी फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन मतलब जीरो फ्रिक्शन तो होता ही नहीं कभी। तो व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी? फ्रिक्शन क्यों जरूरी होता है? सर फ्रिक्शन किसी भी बॉडी को सरफेस में मूवमेंट के लिए ज़रूरी है सर। विदाउट मूवमेंट यार फ्लिप हो जाए कोई भी बॉडी जो है, हम भी चलते हैं तो हमें भी फ्रिक्शन की जरूरत है। तो फ्रिक्शन हमें कम करना चाहिए या फ्रिक्शन जो है वो बना रहना चाहिए? सर इसे बढ़ाने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या काम करते हैं हम? यदि कोई गाड़ी जो है सड़क पे जा रही है, तो हमारा थ्रस्ट एरिया क्या होता है कि बिटवीन टायर्स एंड बिटवीन द रोड फ्रिक्शन कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? सर टायर की रोड से ग्रिप बना के रखने के लिए हम फ्रिक्शन का एक सर्टेन जो मिनिमम अमाउंट है वो हमें मेंटेन रखना पड़ता है सर। ओके, मतलब कब होता है मेंटेन? व्हेन दीज टू आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल और सेम मटेरियल? सर दोनों सिचुएशन में है सर, ये सेम मटेरियल पे भी फ्रिक्शन होता है और अलग अलग मटेरियल पे भी होता है। तो हम ये देखते हैं कि रेलगाड़ी आपने देखी है जी, इसके चक्के भी जो है स्टील के होते हैं जी एंड द ट्रैक्स स्टील की होती है। तो कैसे मूवमेंट, क्योंकि वहाँ तो फ्रिक्शन बहुत कम होता है। व्हेन दिस ट्रेन्स, यदि क्लाइंब करना है कोई एक पहाड़ी को, तो कैसे मूव करेगी ट्रेन? क्योंकि फ्रिक्शन इज वेरी वेरी लेस। यस सर। तो कैसे, हाउ? सर रेलवे में मालगाड़ी है, यदि उसको जो है हमें एक पहाड़ी पर चढ़ाना है, तो हाउ इट मूव्स? सर वो सर्टेन इंजन्स के पावर से मालगाड़ी को हम मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सर हम फ्रिक्शन की उतनी ज़रूरत रेलवेज में उतनी होती नहीं है सर, क्योंकि रेलवेज के ट्रैक ऑलमोस्ट हमारे लिए फ्री होते हैं, तो उसे फ्रिक्शन लेस बनाने की कोशिश की जाती है सर। फ्रिक्शन लेस हो जाएगा तो ट्रेन का मूवमेंट कैसे होगा? गुड्स ट्रेन जा रही है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, गुड्स ट्रेन को किसी एक 30 डिग्री की एक पहाड़ी उस पर क्लाइंब करना है ऊपर, जी। तो हाउ? क्योंकि आपने ट्रैक देखा है, ट्रैक और यदि आप उसके चक्के देखेंगे स्टील के, फ्रिक्शन इज वेरी लेस, क्योंकि लगातार मूवमेंट हो रहा है उसमें, लगातार मूवमेंट हो रहा है। जी सर। कैसे कैसे मूव करेगा बगैर फ्रिक्शन के? कैसे मूव करेगा उसका? सर कुछ
कुछ कम अमाउंट में फ्रिक्शन होता है सर इसमें, लेकिन फ्रिक्शन है जी। ओके, चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने सुना है, जी सर। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? सर कोई भी बॉडी जो फ्रीली एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराई जाती है, तो जो अर्थ जो एक फोर्स उस पर अप्लाई करता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ व्हाट? फोर्स ऑफ पुशिंग दैट बॉडी बैक सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ। टुवर्ड्स अर्थ। अर्थ मींस व्हाट? टुवर्ड्स अर्थ मींस व्हाट? अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस की तरफ पुल होता है। Yes. ओके, और अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे प्लेनेट से बड़े बड़े डेट आर बिगर, मच बिगर देन अर्थ, तो क्या वहाँ से पुलिंग नहीं हो रहा है उसका? सर हो रहा है सर। फिर हाउ इट कम्स टू अर्थ देन? Why it is not moving towards moon? Why it is not moving towards Jupiter? Why it is not moving towards Mars? सर वो जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो अमाउंट है वो अर्थ एक तरह से अर्थ ज़्यादा अप्लाई कर रहा है और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो कम अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे ज़्यादा है या मून पर ज़्यादा है? सर अर्थ पे ज़्यादा है सर। मून पर कम है। यस सर। यदि मैं आपको, इफ़ यू गो टू मून, और यदि मैं आपको वहाँ पर बोलूँ कि फुटबॉल खेलिए, इज इट पॉसिबल टू प्ले फुटबॉल ओवर मून? सर पॉसिबल है। पॉसिबल है फुटबॉल खेलना। अच्छा, डू यू नो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून यस सर। कंपेरिजन टू अर्थ? यस सर, इट्स 1/6 सर। 1/6। तो इज इट पॉसिबल टू प्ले, इट इज पॉसिबल टू प्ले यस सर। फुटबॉल, इट इज पॉसिबल टू प्ले बैडमिंटन ऑल्सो? सर पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी। अच्छा अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा गेम खेलना चाहेंगे मून पे, तो यू विल से फुटबॉल एंड बैडमिंटन। सर और माय इंटरेस्ट इन क्रिकेट तो हैदर से क्रिकेट सर। ओके, चलिए ठीक है। दो शब्द मैं आपसे पूछना चाहूँगा, दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। पर्यटन स्थल, जी दूसरा शब्द होता है तीर्थ स्थल। जी। दोनों में फ़र्क क्या होता है? सर तीर्थ स्थल जनरली हम किसी धार्मिक महत्व से रिलेटेड जो स्थल हैं उनको कहते हैं, और पर्यटन स्थल सर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पर्यटक स्थल या कोई टूरिस्ट स्पॉट, जैसे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। जी। अच्छा, तो ये कौन बनाता है पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल, कौन बनाता है? सर ये प्राचीन मान्यताओं से भी बनते हैं और इन्हें सरकार भी समय समय पर डिक्लेयर करती है। जब हम तीर्थ स्थल, यदि किसी मंदिर में जाते हैं तो शू उतारते हैं, ठीक है वाई? सर, धार्मिक मान्यताओं के कारण आस्था का एक संबंध होता है सर, इसलिए। इट इज़ नॉट, इट इज़, उसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, यदि कुछ है भी तो ऐसा। अच्छा, हम मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं, जी जी। तो वाई वाई, क्या क्या कोई साइंस है या केवल मान्यता, मतलब एक आस्था है, या परिक्रमा करूँगा तो पुण्य मिल जाएगा, हैं जो मैंने सोचा है वो सब पूरा हो जाएगा? सर परिक्रमा के संबंधित इसके पीछे क्या साइंस है सर, इस बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ सर। नहीं अवेयर है। जी। आजकल आप जानते होंगे वाहन में जो है भारत सीरीज की नंबर प्लेट लग रही है। जी सर। क्या होती है भारत सीरीज की नंबर प्लेट्स? सर जो स्टेट्स में अलग अलग स्टेट के नंबर हम देते हैं, तो जब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस होती हैं अलग अलग स्टेट्स में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने में, तो एक भारत सरकार ने अभी एक भारत सीरीज BH सीरीज लॉन्च की है। इससे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स को कुछ बेनिफिट्स हो जाएंगे सर। बस केवल ट्रांसपोर्टर्स को ही बेनिफिट पहुंचाने के लिए भारत सीरीज लागू हुई है? सर ये इसके 2-3 पहलू हैं सर। एक तो ये एक नेशनलिज्म से भी रिलेटेड है कि भारत वन कंट्री वन नेशन, तो मतलब अलग अलग स्टेट की पहचान ना दे कि हम एक भारत पहचान दें। तो क्या मैं यदि चाहूँ कि मैं मेरी कार के लिए भारत सीरीज ले सकता हूँ? सर अब इसमें एम आई फ्री, मतलब कोई भी ले सकता है भारत सीरीज? सर उसके कुछ नॉर्म्स हैं। एक नॉर्म्स जहाँ तक मैं वही इतना रिकॉल कर पा वही रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। वो नॉर्म्स ये कहते हैं सर कि यदि आपका इंटर स्टेट ज़्यादा आना जाना है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको अलॉट कर सकती है। अच्छा अच्छा, जी ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरा था, गैस सिलेंडर आपने देखा है? जी सर। क्या गैस सिलेंडर की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? जी सर होती है। कैसे पता चलती है? सर गैस सिलेंडर में कुछ नंबर्स और ABC ऐसे अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। हाँ,
तो वो जो अल्फ़ाबेट है सर, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वो अल्फ़ाबेट क्वार्टर को डिफाइन करते हैं सर, ए बी सी डी, या फिर यदि ए है तो क्वार्टर 1 जनवरी टू मार्च, या फिर वो, और उसमें एक ईयर लिखा होता है सर कि ये इस ईयर पे एक्सपायर। ईयर लिखा रहता है, मतलब 1993 ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं, कुछ उसमें कोड लिखा होता है सर, वो एग्जैक्ट रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अल्फ़ाबेट कंफर्म है जी। वक्फ बिल सुना आपने? वक्फ जी सर। बिल, जी। क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर ये अभी पार्लियामेंट में आया है ये, जिसे उन्होंने ज्वाइन इसमें 3 क्या परिवर्तन भारत सरकार ने सुझाए हैं? 3 परिवर्तन बता दीजिए, 1 2 3। जी सर। जो पहले का बिल, जो पहले का जो एक्ट है, और अभी का जो नया बिल जो भारत सरकार लेकर आना चाह रही है, इसमें 3 अंतर मुख्य। सर सबसे पहला अंतर तो इसमें ये है कि कोई भी ऐतिहासिक मुस्लिम संपत्ति जो किसी शासक की रही हो, वो सीधे वक्फ बोर्ड को अब ट्रांसफ़र नहीं होगी। पहले ये था कि सीधे ट्रांसफ़र हो सकती थी, तो उसका एक रूल उन्होंने चेंज किया है कि अब डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को नहीं जाएगी। दूसरा, इसमें कुछ उन्होंने पारदर्शिता लाने के कुछ प्रयास किए हैं सर, जैसे पहले इसमें कुछ भ्रष्टाचार की कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो वक्फ बोर्ड के जो शासक शासित होते थे, वो अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब ये नए बिल में ये लिखा हुआ है कि पहले भ्रष्टाचार की ये समस्या सर, थी, उसमें- अब ये भ्रष्टाचार हमको दूर करना, ये लिखा है क्या? एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो लेकिन मैं क्वेश्चन मेरा नहीं समझ रहे हैं आप, मेरा क्वेश्चन टू दी पॉइंट बात करिए बस केवल। जी जी 1 2 3। सर, ट्रांसपेरेंसी का एक इशू है उसमें, ट्रांसपेरेंसी हम डेवलप करेंगे। दूसरा, ये ओनरशिप और ट्रांसफ़र का भी एक इशू है उसमें, और सर अभी मैं इतने रिपोर्ट कर वन मोर क्वेश्चन, जी। व्हाट इज दैट वर्क, सॉरी सर। what is that work which every person can do only at night? ऐसा कौन सा काम है जो हर व्यक्ति रात में कर सकता है? सर, टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग, हाँ, हम रात में सो सकते हैं सर, स्लीपिंग। दिन में नहीं सो सकता? सर दिन में भी सो सकते हैं, लेकिन जो रात में ही किया जा सकता है। सर यदि मैं कॉर्पोरेट टर्म में बात करूं तो सर एक वर्क है मून लाइटिंग, जो हम सिर्फ रात में कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति कर सकता है। सर जिसका जो करना चाहे वो तो कर ही सकता है। What is that work which every person can do only at night? Every person can do only at night. चलिए, anyway, डिनर करते हैं हम? जी सर, जी सर। हैं? जी दिन में करते हैं क्या डिनर? सर रात में कर। कोई भी कर सकता है। जी रात में जो भोजन कर रहा है वो डिनर करता है। जी जी सर। ठीक है ना? One more last question. What is that thing which dies after drinking? ऐसी कौन सी चीज है जो ड्रिंक करने के बाद खत्म हो जाती है या समाप्त हो जाती है? सर तो ड्रिंक ही खत्म हो जाती है। ड्रिंकिंग पानी कब पीते हैं हम? When you are thirsty. जी पानी तभी पीते हैं ना जब प्यास लगती है। तो ड्रिंक करने से क्या होती है? प्यास खत्म हो जाती Over to you. राहुल, है। जी आप मंडला से हैं, जी तो मंडला की मुझे कुछ 3 बेसिक प्रॉब्लम्स बताइए। जी मैम, सबसे पहले तो एक वहाँ पे लेबर जो है श्रमिक पलायन की एक मेन समस्या है। वहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में जो श्रमिक हैं वो साउथ के स्टेट्स में चले जाते हैं। इसके अलावा मैम एक प्रॉब्लम है वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है मैम। जैसे अभी एक वहाँ पे हेल्थ का इशू है, सिकल सेल एनीमिया की महिलाओं को, जो ट्राइबल वुमेन्स हैं, सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम है। और एक मैम वहाँ पे एजुकेशन भी काफ़ी कम है मैम, 60% लिटरेसी रेट। तो आपका पॉलिटिकल साइंस रहा है, पहले तो इंजीनियरिंग था, एकदम इंजीनियरिंग से आपने स्विच कर लिया इधर, और वो भी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में पढ़ने का क्या कारण था कि आप मध्य प्रदेश को छोड़कर छत्तीसगढ़ पढ़ने गए थे? मैम हमारे यहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में लोग जनरली छत्तीसगढ़ रायपुर ही जाते हैं। भोपाल और इंदौर तरफ ना वो नहीं हो पाता, क्योंकि पास वो पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से।
अच्छा, यही वजह है आपने मध्य प्रदेश ये वो उस समय आप 2010 के समय पीटी होती थी ना, जी पीटी नहीं दी थी? मैम दिया था। तो उसमें आपको मध्य प्रदेश का कोई कॉलेज नहीं मिला? मैम मुझे कोई यहाँ का एमिनेंट कॉलेज तो नहीं मिला था उस टाइम। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है? मैम पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट हो गया जो हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। पॉलिटी मैम एक पॉलिटिकल साइंस का एक अप्लाइड पार्ट है, पॉलिटी गवर्नेंस जिसे हम इसके से हम पढ़ते हैं। और मैम एक पॉलिटिक्स आपने कहा, मैम पॉलिटिक्स हम देखते हैं अपने अनुभव में, जो वर्तमान में जो पॉलिटिकल जो राजनीति होती है उसे हम पॉलिटिक्स कहते पॉलिटिक्स को देखते हैं? हैं। जी मैम, ये कैसी डेफिनेशन है, पॉलिटिक्स को देखते हैं? मतलब जो राजनीतिक दल करते हैं मैम वो बेसिकली पॉलिटिक्स। जो राजनीतिक दल करते हैं वो पॉलिटिक्स है। जी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिलेशन है? मैम पॉलिटिक्स इज बेसिकली पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज बेसिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। आपने एक अपने हॉबी में लिखा है जियो पॉलिटिकल रिलेशन, है ना? जी। क्या जियो पॉलिटिकल से क्या समझते हैं, जियो पॉलिटिकल? मैम ज्योग्राफी से रिलेटेड जब हम पॉलिटिक्स में ज्योग्राफी इंक्लूड हो जाए तो उसे हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो हमारे पॉलिटिक्स में ज्योग्राफी इंक्लूड हो जी जाए? ज्योग्राफी के कैसे इंक्लूड होती है पॉलिटिक्स में ज्योग्राफी? मैम किसी भी राष्ट्र की जब हम लोकेशन देखते हैं और लोकेशन के आधार पे वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो डिफाइन होती है। जैसे भारत के इंडेक्स में यदि हम देखें तो हम इंडियन ओशियन में, तो इंडियन ओशियन से रिलेटेड जो इशू है वो डायरेक्ट भारत को प्रभावित करते हैं। वैसे ही मैम कोई भी स्टेट जहाँ पे लोकेट है वो उसके आसपास की घटनाओं से ज्योग्राफी प्रभावित होता है। सिर्फ ज्योग्राफी के कारण प्रभावित होता है? मैम ज्योग्राफी के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं लेकिन मेन तो ज्योग्राफी ही होती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या दिक्कत थी, उसमें भी ज्योग्राफी का इशू था? मैम उसके साथ उसमें तो हिस्टोरिकल इशू भी है मैम ज्योग्राफी के साथ। तो जैसे अभी हमारे इंडिया के रिलेशन अमेरिका के साथ में कैसे हैं? मैम अमेरिका के साथ अभी हमारे बहुत बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध। सौहार्दपूर्ण संबंध हैं? जी अच्छा, कैसे? मैम क्योंकि हमने अमेरिका के साथ 2-3 एग्रीमेंट किए हुए हैं, लेमोवा, कोमकासा, बैका करके। इसके अलावा 2+2 हमारा रेगुलर डायलॉग होता है। इसके अलावा मैम अभी हम अमेरिका से कुछ हथियार वगैरह भी इंपोर्ट करते हैं। हथियार तो अमेरिका पाकिस्तान को भी देता है इंडिया के अगेंस्ट में काम करने के लिए, जी तो आप मैम, कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के अमेरिका के इंडिया से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं? मैम जहाँ तक पाकिस्तान को हथियार देने की बात है तो अब अमेरिका ने काफ़ी कम किया हुआ है। मैम पहले देते थे जब कोल्ड वॉर के इरा में, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी अभी बांग्लादेश को दिया है अमेरिका ने हथियार? मैम अभी हाल फिलहाल में तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि बांग्लादेश को उन्होंने कुछ दिया हो। अच्छा, जी बांग्लादेश में जो अभी तख्ता पलट हुआ है उसमें अमेरिका का कोई रोल है क्या? मैम वहाँ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, श्रीमती शेख हसीना, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि एक सेंट मार्टिन करके एक आइलैंड है वो अमेरिका ने उनसे मांगा, वो उन्होंने देने से मना कर दिया, इस वजह से उन्होंने ये करवाया। लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये आरोप ही ज़्यादा है, इसमें सच्चाई उतनी नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका का जो रिप्लाई आया है उन्होंने ये कहा कि ये 3 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड है और यहाँ पे एक टावर हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तो हम ये क्यों मांगे, ऐसा उन्होंने रिप्लाई किया। जी तो अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध है आप कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण है, बहुत जी बढ़िया मैम, है। अभी अभी है। हाँ, जी आपको कोई कमी नज़र आती है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में? मैम एक एंगल जो है वो है रशिया का एंगल, कि भारत के रूस के भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी है। तो अमेरिका कई बार जो रूस यूक्रेन वॉर है तो उसमें अमेरिका कई बार हम पे दबाव बनाता है कि हमें यूक्रेन की तरफ टिल्ट होना चाहिए, लेकिन भारत अपनी न्यूट्रलिटी बनाए हुआ है। तो एक इशू उसमें ये है। अच्छा, तो अभी कमला हैरिस मैडम जो चुनाव लड़ने जा रही हैं, अगर वो जीत जाती हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध में क्या असर पड़ेगा? मैम यदि मैं सॉफ्ट पावर के टर्म में देखूं तो क्योंकि वो तमिल मूल की हैं तो एक भारत का सॉफ्ट पावर जनरेट होता है, लेकिन यदि मैं नेशनल इंटरेस्ट के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो कमला हैरिस अपने राष्ट्र के नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखेंगी, भारत के इंटरेस्ट उसके बाद आएंगे। अच्छा, पहले मतलब उनके प्रेसिडेंट बनने से इंडिया से उन अमेरिका के रिलेशन में बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी अच्छा, आपने रेड कॉरिडोर सुना है? रेड कॉरिडोर जी मैम। क्या होता है? मैम ये बेसिकली एक टर्म है जो LWE नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। जैसे तिरुपति से पशुपति जो मेन एक कॉरिडोर है भारत का पूर्वी राज्यों का, उससे हम रेड कॉरिडोर कहते तो मंडला भी उसी में है? हैं। जी
मंडला है, तो अभी भी क्या वहाँ पर नक्सलिज्म की समस्या है मंडला में? मैम 2 ब्लॉक्स हैं, एक मवई और एक बिछिया। वहाँ पे कुछ एरियो में LW अफेक्टेड तो आप बिछिया से ही हैं। जी। क्या कारण है नक्सलिज्म अभी भी पनप रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? मैम डेवलपमेंट इशू मेन है मैम कि उस एरिया में क्योंकि टिपिकल टेरेन है तो हम गवर्नमेंट को प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। नहीं हो पा रहा अभी भी? जी मैम, अभी भी अपने कुछ आपका सब डिवीजन कौन सा है? मैम जो गृह तहसील है वो तो बिछिया है, लेकिन अभी हमारी फैमिली काफ़ी सालों से नैनपुर तहसील में है। तो बिछिया सब डिवीजन में जो एसडीएम है, क्या वो कभी ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं क्या? मैम जाते तो होंगे मैम, जितना मेरा आइडिया है। नहीं, आपने तो सुना है क्या? क्योंकि आप तो वहीं बिछिया से ही हैं जी। और वहाँ पे तो ये नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है ही। जी। तो क्या कभी किसी अधिकारी ने, कलेक्टर ने, वहाँ के एसपी ने क्या उन क्षेत्रों में जाकर वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है क्या? जी मैम, प्रशासनिक प्रयास तो निरंतर हुए हैं और खासकर जब कोई घटना होती है उसके बाद तो प्रशासन का निरंतर दौरा होता है। अच्छा, घटना के बाद होता है। घटना के बाद ज़्यादा होता है। तो हम कैसे उनको मुख्य धारा में लेकर के आ सकते हैं मंडला के इन 2 ब्लॉक्स को? मैम अभी जो 2021 में एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है नक्सलियों की पुनर्वास नीति 2021, उसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान है कि उन्हें मुख्य धारा में आने के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट 15 लाख रुपए करीब उन्हें दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है इस तरह के प्रावधानों से ये मुख्य धारा में आएंगे। अच्छा, तो अभी उससे आपको लग रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है? जी मैम, काफ़ी। ओके, और क्या बेसिक समस्या है उसके अलावा? मंडला जिले की मैम। हाँ, नहीं, ये नक्सलिज्म की नक्सलिज्म। हमारे इस रेड कॉरिडोर में। मैम डेवलपमेंट इशू है, जनजातीय इशू है मैम। जैसे वो कहते हैं कि जल जंगल और जमीन के मुख्य इशू है कि जमीन जो वन अधिकार अधिनियम आने के बाद जो उनकी जमीनों को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किया गया है तो कुछ वहाँ पे वो विद्रोह वगैरह कर देते तो जो पैसा आया था, पैसा एक्ट, उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है कि नहीं मंडला में? हैं। जी मैम, कुछ निश्चित रूप से कुछ फ़र्क पड़ा है। ग्राम सभा को ज़्यादा सशक्त किया गया है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल देके मुझे बताइए। मैम जैसे जो वन वन उपज जैसे होती हैं, जैसे जैसे मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तेंदुपत्ता में तेंदुपत्ते से जो बीड़ी बनाने का जो है वो तो पहले शासन अपने स्तर पे खरीदी करता था, लेकिन अभी उसमें ग्राम सभा ने अपना कुछ अपना फिक्स अमाउंट उनका कुछ फिक्स हुआ है कमीशन टाइप से कि उन्हें कुछ दिया जाएगा। ऐसा कुछ आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। अच्छा, जी। किसी एसडीएम या पुलिस अधिकारी को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में किस कार्यशैली से कार्य करना चाहिए? मैम पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक मुख्य कार्यशैली है कि कैसे विश्वास करे कोई अधिकारी पीपल टू पीपल कांटेक्ट में? मैम इसमें मुझे लगता है कि अपना पुलिस को अपना इंटरनेट नेटवर्क जो है वो बढ़ाना चाहिए कि एक पुलिस में एक विंग भी होती है ना जो विदाउट वर्दी जो काम करती है, जो इंटरनल इलाकों पे, तो उससे काफ़ी कुछ। एसडीएम कैसे करेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम? मैम एफडीएम को अलग अलग डिपार्टमेंट से जो ग्रास रूट लेवल पे कार्य कर रहे हैं जैसे पटवारी, कोटवार वगैरह, इनसे अपने लिंक ज़्यादा बढ़ा के बेहतर करना चाहिए। क्या पटवारी, कोटवार उन क्षेत्रों में अपना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं जो उनको करना चाहिए? मैम यदि करना चाहे तो इच्छा शक्ति की बात है मैम, यदि करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपने देखा है? जी मैम, देखा है, मतलब पटवारी अगर अपना काम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो उसके दायित्व है वो पूरा करता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्य प्रदेश और मंडला बालाघाट जिले में जो नक्सल मूवमेंट है वो डेवलपमेंट का विरोधी नहीं है मैम। ये लोग हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि कहीं सड़क बन रही हो और इन्होंने काम रुकवा दिया हो। छत्तीसगढ़ वगैरह में सुनने मिलता है, लेकिन एमपी में मुझे लगता नहीं कि ये डेवलपमेंट के विरोधी है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों डेवलपमेंट के विरोधी हैं? मैम छत्तीसगढ़ में ऐसा देखा गया है कि दंडकारण्य रीजन में स्पेशली ये उनका जो कोर गढ़ है वहाँ पे जब डेवलपमेंट आता है तो इनकी एक तरह से जमीन खिसकती है, जो इनका जो विचारधारा है वो प्रभावित होती है। प्रशासन वहाँ पहुँच जाता है, लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपनी जो मुख्य जड़ है इनकी वो इफेक्ट होने से डरते हैं, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट का विरोध। अच्छा, क्या है इनकी मुख्य जड़? मैम जैसा मैंने पहले बताया कि ये बेसिकली आदिवासियों के शोषण के से संबंधित हैं, जल जंगल और जमीन की बात करते हैं। जी। तो ये अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? मैम गलत इसमें सिर्फ हिंसा का एंगल है मैम, कि जब आप हिंसा पे आ जाए वो गलत है। आप अपनी बात अहिंसक तरीके से रखें। जी। ठीक है मैम, पूछ लीजिए। राहुल जी, जी मैम। कौन सा इंटरव्यू है आपका, कौन सा अटेम्प्ट है ये? मैम ये MPPSC में सेकंड इंटरव्यू। सेकंड अटेम्प्ट है। जी।
इसके पहले आप 29 वर्ष के हो चुके हैं, तो आप कोई वैकल्पिक रोजगार भी देख रहे हैं इसके साथ? जी मैम, अभी मैं जितना समय मैंने निवेश किया है अपनी इस तैयारी में, तो मैं अध्ययन से अध्यापन की ओर जाना चाहूँगा, यदि वैकल्पिक रोजगार की बात है। तो अभी आप किसी रोजगार में नहीं हैं? अभी नहीं। तो विवाहित हैं आप? नहीं। अच्छा, आपकी प्लानिंग क्या है फिर लाइफ को लेकर? 29 वर्ष के आप अभी हो चुके हैं, अगर अभी आपका ये सिलेक्शन नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, तो आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? मैम, जैसा कि मैंने कहा कि जितना समय मैंने एक निवेश किया है, तो मैं अध्ययन से अध्यापन की ओर जाऊँगा। मैं कोई अपना वैकल्पिक अध्यापन का क्षेत्र चुनूँगा मैं। अच्छा, जी। आपके हिसाब से विवाह की क्या एक उम्र होनी चाहिए किसी व्यक्ति के लिए? मैम, ये तो पर्सनल चॉइस का विषय है, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि 30 एज सफिशिएंट। 30 सफिशिएंट है। अच्छा, ये लेट विवाह अगर हो तो क्या समस्याएं आ सकती हैं? मैम, लेट विवाह से कुछ एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कुछ, और एक पीढ़ी अंतराल जो होता है, जनरेशन गैप, वो बढ़ता है। किस में बढ़ेगा ये जनरेशन गैप? फिर आने वाली पीढ़ी। जी जी, बिटवीन फादर एंड चाइल्ड। ओके, और मैम, अभी तो मैम फिलहाल नहीं लिख पाया। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए, हमारी जो विदेश नीति है अभी, जी। पॉलिसी शिफ्ट सुना हुआ आपने? जी जी बहुत अभी वर्ड जो है वो प्रासंगिक हो रहा है। जी जी। तो इसमें ये आदर्शवादी से यथार्थवाद की तरफ जा रही है, क्या समझते हैं आप इससे? मैम, जो हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके टाइम से हमें ऐसा कहा गया कि भारत की पॉलिसी विदेश नीति में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। ये श्री नेहरू के आदर्शवाद से इंदिरा गांधी ने यथार्थवाद की ओर शिफ्ट किया। तो यथार्थवाद बेसिकली ये है मैम, जैसे श्री नेहरू का कहना ये था कि भारत को हथियारों का निर्माण नहीं करना चाहिए, परमाणु बम वगैरह नहीं बनाने चाहिए, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से काम करना चाहिए। लेकिन जो हमारे ऊपर 1962 में चाइना का अटैक हुआ, इसके बाद हमने अपनी पॉलिसी में कुछ चेंज किया कि हमें भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना है, मिसाइलों से संपन्न राष्ट्र बनना है, ताकि कोई भी राष्ट्र हम पे अटैक ना कर पाए। अच्छा, जी। तो आपको क्या लगता है अभी और भी विदेश नीति में किन जगहों पर, किन मुद्दों पर सुधार की आवश्यकता है? मैम, अभी तो सबसे बड़ा रिफॉर्म यूएन में होना चाहिए। भारत की तरफ से ये डिमांड है कि भारत जो अपना कंट्रीब्यूशन करता है उसके अकॉर्डिंग भारत को वहाँ P5 में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली। ओके, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मैम, भारत को जो सीमा पार आतंकवाद है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसमें एग्रेसिव होकर काम करना चाहिए। भारत अभी रिलेक्टेंट टाइप से प्रतीत होता है कुछ एरिया में, हमने देखा है। जी। अच्छा, ये 9 डैश लाइन के बारे में सुना है आपने? क्या है ये 9 डैश लाइन? मैम, ये साउथ चाइना सी में चाइना एक टेरिटरी, एक चाइना जो सी की टेरिटरी है उसे क्लेम करता है, जिसमें फिलीपींस वगैरह का बॉर्डर भी आता है, कि ये इतने एरिया पे चाइना का एक तरह से वो अपने टेरिटरी का क्लेम करता है। वो फिर 9 डैश लाइन कहते हैं। तो कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड और ये सब भी हो रहा है क्या जी वहाँ मैम, पे? उसमें आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। चाइना पूरी टेरिटरी पे अपना क्लेम कर रहा है, जिसका कुछ राष्ट्रीय विरोध है। तो वहाँ से इफेक्ट क्या हो रहा है? उनकी संप्रभुता को हर्ट हो रहा है? जी मैम, संप्रभुता ही प्रभावित हो रही है फिलीपींस वगैरह जैसे देशों की। अच्छा, ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या है? मैम, हार्ड पावर बेसिकली मिलिट्री से संबंधित होता है, कि जो मिलिट्री आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, वे हार्ड पावर को डिफाइन करते हैं। और सॉफ्ट पावर मैम बेसिकली कल्चरल जो एस्पेक्ट होते हैं, जैसे भारत का, जैसे रशिया में हम देखें तो भारत की मूवीज़ काफ़ी प्रचलित हैं, कुछ संगीत, हमारे संस्कृति परंपराएं, ये सॉफ्ट पावर कहलाती है। अच्छा, जी। ठीक है। आप ओबीसी से आते हैं, जी तो संविधान में क्या आधार दे रखे हैं ओबीसी के? मैम, संविधान में आर्टिकल 340 जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करने की बात करता है, जिसमें बेसिकली सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन आधार। सामाजिक और आर्थिक रूप से पक्का, या सामाजिक और शैक्षणिक है? मैम, सामाजिक और शैक्षणिक, जी सॉरी। अच्छा, तो ये आर्थिक विकास कहाँ दे रखा है फिर? सामाजिक और आर्थिक कहाँ दे रखा है संविधान में? मैम, आर्थिक जो अभी हमारा, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? मैम ये तो प्रेम्बल में भी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और प्रियम्बल संविधान का पार्ट है? जी मैम, संविधान का पार्ट है। ये किस सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में आया था?
मैम मैं एग्जैक्ट वाद भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, जी और कहाँ दे रखा है? मैम, इसके अलावा ये DPSP में भी है। क्या होता है सामाजिक आर्थिक न्याय? मैम सामाजिक आर्थिक न्याय बेसिकली जो आर्थिक असमानता है उसे कम करने से संबंधित है। और सामाजिक न्याय तो हम मैम कह सकते हैं कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो उनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हुआ है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने से संबंधित। अच्छा राहुल जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी जी वो ये कि अभी प्रशासन में बहुत एनर्जी की आवश्यकता है, जी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, जी टेक्नोलॉजी सीखना है, नए नए काम सीखना है। राजनीति और राजनेता जो हैं वो केवल निर्देश देंगे और प्रशासक उनको वो ज़्यादा सही लगेगा जो उनकी बातों को एज इट इज मान ले। 29 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी है, काफ़ी परिपक्व आप लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मोल्ड भी नहीं किया जा सकता। आपका अपना एक व्यक्तित्व है, एक विचारधारा भी बन चुकी है, एक दृष्टिकोण भी बन चुका है, तार्किक सोच भी आ चुकी है। तो आपके सिलेक्शन कंपैरेटिवली किसी यंगर वन से कैसे आप चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए? मतलब आप में क्या ऐसी खूबियाँ हैं? क्योंकि यंगर वन में ये सारी चीज़ मिलेगी, उसमें एनर्जी मिलेगी, दिशा निर्देशों का पालन मिलेगा, उतना असर्टिव वो नहीं होगा जितने असर्टिव आप अपनी पर्सनालिटी पे रहेंगे। तो ऐसा क्या है जो फिर आपको सिलेक्ट करें? मैम, जैसा कि आपने कहा कि मैं काफ़ी एक तरह से मैच्योर डिसीजन ले सकता हूँ किसी यंग कैंडिडेट की कंपेयर। लेकिन प्रशासन में जो राजनीति का जो हस्तक्षेप है जी जी वो मैच्योर डिसीजन से ज़्यादा लोकप्रिय डिसीजन पे काम करते हैं, जी जी तो वहाँ लोकप्रियता हावी हो जाती है। जी जी जैसे अभी आपने सुना होगा कि शक्कर के दाम बढ़ रहे थे, इसलिए सरकार ने जो फ्यूल वाला जो था कॉन्सेप्ट उसको बंद कर दी, उस पॉलिसी को। अभी लाडली बहना योजनाएं, फ्री बीज सरकार देती, सब लोकप्रियता के डिसीजंस हैं। तो कैसे आपको फिर काम करने का मौका मिलेगा? मैम, यदि आप किसी यंग कैंडिडेट से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ मैम, कह सकता हूँ कि शासन की जो नीतियाँ आएंगी उनका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन मैं अपने बेस्ट नॉलेज से कर पाऊँगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। और जहाँ तक एनर्जी की बात है मैम, तो ये तो व्यक्तिगत चॉइस का ही विषय है कि एनर्जी तो किसी सीनियर कैंडिडेट में भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू राहुल।